यूक्रेन रसिया टेंशन। व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन दोनों लोगों के सिर पे है टेंशन। इस वजह से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों यूक्रेन रसिया के टेंशन के बीच में। मैं एनके मिश्रा, एक क्रिटिकल एनालिसिस और अलग अलग एस्पेक्ट से हम लोग अलग अलग टीवी न्यूज चैनल, अलग अलग सोशल मीडिया से क्या क्या अलग अलग कंट्री का स्टैंड रहा हुआ है, बहुत अलग अलग डेटा से हम लोग इन सब सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आप सेकेंड स्लाइड में देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है। बहुत सारे कंट्री के जो ऑफिशियल्स हैं, मीन्स कि एंटोनियो गुटेरिस यूएन प्रेसिडेंट, बोरिन जॉनसन यूके प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने इन्होंने स्पष्ट रूप से रसिया को बोला है कि ये जो ऑफेंस एक्टिविटी है इसको प्लीज़ वो बंद करें। कहीं के भी नेशनल्स हों, जापानीज हों, चाइनीज़ हों, यूरोपियंस हों, अमेरिकन्स हों, इंडियंस हों, वो कहीं ना कहीं एक वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्राइसिस हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। तो आप लोग इस स्लाइड में देख ही रहे होंगे किस तरीके से जो यूक्रेन के रिसोर्सेज हैं, यूक्रेन के लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं। अगर आप लोग डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग में 300 प्लस जो यूक्रेनियन है, सिविलियंस हैं, वो मारे जा चुके हैं। तो हमें इन सब सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि जीते कोई हारे कोई, मीन्स कि रसिया ही जीतेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन हारेगा रसिया जीतेगा। लेकिन एक फादर मरेगा, एक बेटा मरेगा, एक बेटी मरेगी, लोग मरेंगे, रिलेशन मरेगा। तो कहाँ से ये चीज़ें, किस तरीके से, किस एंगल से ये चीज़ें सही हैं, ये आप खुद अपने माइंड से सोच सकते हैं। एक सिविलियंस की वजह से, एक सिविलियंस के तरीके से आप सोचें तो इस चीज़ को सोच सकते हैं कि कहाँ तक ये सही है। लेकिन रसिया के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो रसिया के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो रसिया ये है हमारा प्यारा भारत। ये हमारा प्यारा भारत है। और हम लोग जैसे ही नॉर्थ साइड जाएंगे, इस साइड यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये है रसिया। और रसिया के जैसे ही आप लोग साउथ वेस्ट में आएंगे, ये छोटा सा है यूक्रेन, राइट। मतलब रसिया कंपेयर में काफ़ी छोटा है। उसके ऊपर बेलारूस है, लिथुनिया है, लटाविया है, एस्टोनिया है, राइट। वेस्ट यूरोप में आप आएँ तो यहाँ पे यूरोप है बहुत सारे, इसमें जर्मनी है, नेदरलैंड, बेल्जियम में बहुत सारी कंट्रीज बना हुआ है। चुपचाप इस समय जो बैठा हुआ कंट्री है वो है हमारा प्यारा यूएस, जो कि यूक्रेन को ठीक ठाक चढ़ाया है, यूक्रेन को ठीक ठाक चढ़ाया है। और यूक्रेन प्रेसिडेंट, जो कि पहले एक अच्छे ठीक ठाक कॉमेडियन थे, वो बिल्कुल इस चीज़ से रूबरू हैं कि हमारे जो नागरिक है, सिविलियंस है, वो मरे, हम कुछ भी एक्शन जो है यूएस के विरुद्ध तो नहीं ही लेंगे। भाई जब कुछ समय पहले बेलारूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे नेगोशिएशन हुआ था, ये मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो नेगोशिएशन हुआ था, वहाँ वहाँ उस नेगोशिएशन में रसिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में कल्चर मिनिस्टर को भेजा, यूक्रेन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में अपने डिफेंस ऑफिसर्स को भेजा। लेकिन जो रसिया के ऑफिशियल से डिमांड है, 3 पॉइंट पे देखिए दोस्तों डिमांड है। वो क्या क्या डिमांड है कि पहले तो ये जो प्रो रसियन वाला रीजन है इसको आप सेपरेट रिपब्लिक घोषित करें, राइट। और यहाँ पे आप लोग देखें ये वाला क्रीमिया वाला रीजन, इस क्रीमिया वाला रीजन को, जो कि 2014 में रसिया ने इसको ग्रैप्स कर रखा था, इस क्रीमिया वाले रीजन को वो रसिया के हाथों दे दे। तीसरा रीजन कि यूक्रेन ये रिटन डॉक्यूमेंट दे दे कि वो आने वाले समय में वो नाटो का मेंबर नहीं होगा। इन 3 पॉइंट पे अगर यूक्रेन प्रेसिडेंट एग्री हो जाते हैं तो रसिया जो है क्यों इन्वेजन करे। लेकिन यूक्रेन प्रेसिडेंट इस चीज़ से वो एग्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ईयू ने भी कहीं ना कहीं इसको प्रमोट कर दे रहा, चढ़ा दे रहा है। और ये जो मिस्टर जेलेंस्की हैं वो प्रमोट चढ़ भी जा रहे हैं। ठीक है भाई, लोग मर रहे हैं, जेलेंस्की से क्या। तो अब हम लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस मामले में देखिए इंडिया ओवरऑल काम अपनी तेज़ी से कर रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी व्लादिमीर पुतिन से बात किए और व्लादिमीर पुतिन ने ये श्योर किया कि इंडियन नेशनल्स को
उनकी ट्रूप्स की तरफ से कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। और जहां भी इंडियन सिविलियंस दिख रहे हैं, वो फ्लैग लेके दिख रहे हैं, वो ये श्योर कर रहे हैं कि वो इंडियंस हैं, तो जो रशियन ट्रूप्स है उनको किसी भी तरीके के हार्म नहीं पहुंचा रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि वो लगभग में 15 फरवरी को जो इंडियन एम्बेसी थी यूक्रेन में, उसने साफ एक एडवाइजरी नो शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें वो बोल दिया था कि जो भी नॉन इसेंशियल्स लोग हैं वो यूक्रेन को छोड़ दें। मीन्स कि वहां पे वही लोग रहें जो इसेंशियल पर्पज से वहां पे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से ह्यूमन क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है। रसिया जो है किस किस रीजन से यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे कीव और जो खार्किव रीजन है वहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स गिराए जा रहे हैं। वहाँ की जो यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, लोग बहुत बहुत ठीक ठाक तरीके से सफ़र कर रहे हैं, राइट। अब यूक्रेन, अब आप रसिया का जो स्टांस देखें तो ये वाला रीजन वो ये वाला जो रीजन होगा वो पूरी तरीके से ग्रैप्स कर लेगा आने वाले समय में, ये तो श्योर है। और ये वाला रीजन भले ही यूरोप में चला जाए, लेकिन ये वाला रीजन जैसे वो क्रीमिया लिया था उस तरीके से वो जो रसिया है सॉरी, वो यूक्रेन वाला रीजन ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। अगर अगर हम लोग थोड़ा सा रसिया और यूक्रेन के वार के बारे में समझें तो देखिए 2009 से 2014 के बीच में जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, वो प्रो रसियन थे, लेकिन 2014 के बाद जो भी प्रेसिडेंट आए हैं उनका मुझे एक्चुअली इस समय नाम नहीं याद आ रहा है, वो प्रो नाटो की तरफ जा रहे हैं। और ये प्रो यूरोपियन है, मीन्स कि अमेरिका की तरफ उनका इंक्लाइनेशन है। और ये यूएसएसआर मीन्स कि रसिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि देखिए ग्लोबल लेवल पे दो सुपर पावर होना चाहते हैं। कैपिटल को रसिया कैपिटल जो कैपिटलिज्म है उसको यूएस सपोर्ट करता है, और जो कम्युनिज्म है उसको रसिया सपोर्ट करता है। और ये दो पावर है अलग अलग। इंडिया का देखिए, इंडिया इन दोनों में से किसी का मेंबर नहीं। इंडिया एक्चुअली नाम मतलब वो नॉन अलायंस के थ्योरी पे, आइडियोलॉजी पे वो चलता है, मीन्स कि। लेकिन इन कंपेरिजन अभी तो अमेरिका का रिलेशन इंडिया के साथ ठीक ठाक अच्छा हो चुका है, लेकिन भारत जो इंडिया का रिलेशन है वो रसिया के साथ बहुत पहले से ही काफ़ी स्ट्रेंथन है। कुछ हम लोग अगर डेटा के बारे में देखें, अगर हम लोग कुछ डेटा के बारे में देखें तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एरिया में सिटी है। अगर दो कनाडा को मिला दे तो एक रसिया हो जाएगी, तो आप श्योर माने, राइट। और अब अगर आप देखें तो 11 टाइम जोन गुजरती है, लार्जेस्ट इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल एरिया है। आप इस रीजन को आप अगर देखें थोड़ा तो सॉरी, ये वाला रीजन अब यहाँ पे देखिए मॉस्को है, और ये सारा रीजन रेसिडेंशियल एरिया है, मीन्स कि यहाँ पे जो रसियंस होते हैं वो रहते हैं। और ये वाला रीजन नॉन रेसिडेंशियल एरिया है, मीन्स कि हाई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपका इधर साइबेरियन रीजन है। नॉर्थ अगर आप इधर आए थोड़ा तो ये आपका बाल्टिक सी देखने को मिलेगा। ये बाल्टिक कंट्रीज इसको बोलते हैं, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुनिया को। और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, राइट। और यहाँ पे आप देखें इस रीजन में आकर के देखें, इस रीजन में आकर के देखें तो ये आपका आर्कटिक सी है। और ये यहाँ पे ये वाला रीजन, ये ज्योग्राफिकल रीजन को आप देखें तो ये वाला रीजन आपका जो है ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। बहुत सारा ट्रेड जो है रसिया का अफ्रीकन कंट्री, गल्फ कंट्रीज, इसी रूट के थ्रू होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए एक बास्फोरस यहाँ पे स्ट्रेट है, इसी के थ्रू जो है रसिया का ट्रेडिंग होता रहता है। तो आप इस चीज़ को देखें तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो रसिया जो है 1917 में जो जार सेकेंड थे वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ, और 1922 में यूएसएसआर फ्री हो गया। और पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद आप समझें कि 1991 तक ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो यूएसएसआर था वो सेंट्रल रोल प्ले करता था। लेकिन उसके कुछ समय पहले लगभग में 1950 के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट कोल्ड वार शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1991 में जो यूएसएसआर था वो डिसॉल्व हो गया, और डिसॉल्व होने के बाद यूएसएसआर अब कमज़ोर हो गया। अब जहां यूएसएसआर सुपर पावर हुआ करता था, यूएस कमज़ोर हुआ करता था, वहीं यूएसएसआर अब कमज़ोर हो गया।
और यूएस ऊपर हो गया। और ये जो अमेरिकन्स को ये काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अब नॉर्मल सी बात है, जिसका पावर कमज़ोर हो जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, उसकी इकोनॉमी, उसकी बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे डोमिनेट नहीं देखने को मिल पा रही होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, और ये पुतिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए पुतिन हमेशा ये चाहते हैं कि अब आप देखें तो, अगर इस रीजन को आप देखें, सॉरी मैं इस मैप को आप खोलूँ, ये वाला रीजन अब देखें तो, ये यहाँ तक पूरा बॉर्डर जो है, यहाँ ये वाला रीजन, इस मैप में आप देखें तो ये वाला पूरा रीजन नाटो के ये सब सारे मेंबर्स हैं। अगर यूक्रेन मेंबर्स हो गया तो मीन्स कि जो नाटो का बॉर्डर होगा वो बिल्कुल रसिया के पास चला जाएगा, और इसके वजह से रसिया को आने वाले समय में सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिल सकती है। इस वजह से रसिया को बिल्कुल ये एग्री नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है कि यूक्रेन उससे अलग हो जाए। इसके वजह से भी जो रसिया है अपनी चीज़ों को रसिया जो है यूक्रेन को बिल्कुल कैप्चर ग्रैप्स बना करके रखना चाहता है। ये सारा रीजन है, इसमें आप देख रहे हैं कि रसिया किस तरीके से यूक्रेन के कैपिटल कीव और खार्किव और बहुत सारे यहाँ पे डेनपेरो, और लगभग में आप समझे कि आने वाले समय में रसिया ये वाला रीजन तो ग्रैप्स कर ही लेगा, अगर अगर यूक्रेन इस चीज़ से एग्री नहीं होता है। अभी कुछ समय पहले देखिए यहाँ पे इस वाले रीजन में आप देखें, इस वाले रीजन में देखें तो यहाँ पे जो है अभी नेगोशिएशन हुआ था, जिसमें यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव और रसिया के रिप्रेजेंटेटिव एज ए कल्चरल मिनिस्टर, यहाँ के डिफेंस ऑफिशियल्स, यहाँ के कल्चरल मिनिस्टर आए हुए थे, और रसिया 3 पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ था यूक्रेन को एग्री होने के लिए। पहला पॉइंट क्या कि ये वाला जो प्रो रसियन है इसको आप रिपब्लिक घोषित करें। दूसरा ये पॉइंट कि जो क्रीमिया है जिसको रसिया ने 2014 में कैप्चर कर रखा था, इसको आप कंप्लीटली रसिया का एक स्टेट अनाउंस करें। तीसरा पॉइंट ये है कि आप ये श्योर करें कि यूक्रेन जो होगा आने वाले समय में नाटो का मेंबर नहीं होगा। इन 3 पॉइंट से अगर यूक्रेन एग्री हो जाता है तो ये जो सारे ट्रूप्स हैं वो वापस चले जाते हैं। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ये बिल्कुल एग्री नहीं है, क्योंकि उनको क्या है ना कि ये वाली जो कंट्री है यूएस, प्यारा यूएस, वो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक प्रमोट कर दे रहा है कि भाई तुमको अगला मेंबर नाटो का तुमको ही बनाएंगे, और सारी अपनी जो मिसाइल्स तुमको देंगे और तुम रसिया पे वार कर देना। जब इन प्रेजेंट सिचुएशन इतनी बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो आप खुद से समझे कि किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग मर रहे हैं। ऑफिशियल डेटा से आप देखें तो 300 से ज़्यादा वहाँ यूक्रेनियंस जो सिविलियंस है वो मारे जा चुके हैं। वहाँ के सिविलियंस की जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लोग के पास फूड नहीं है, रहने के लिए हैबिटाट नहीं है, जगह नहीं है, हाउस नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, बहुत समस्या, बहुत प्रॉब्लम है। और यूक्रेन सरकार ने इवन ये भी जारी कर दिया कि 18 से 60 साल के लोग जो है यूक्रेन छोड़ के भाग नहीं सकते। मीन्स कि जो बेटे हैं, जो फादर हैं, वो अपने बच्चों से अलग हो रहे हैं। तो बहुत क्राइसिस आप देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा इसको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखें तो ये ठीक ठाक आपको मतलब एक मेंटल रूप से परेशान कर सकता है। तो अब अगर इस मामले में इंडिया एक अच्छा काम कर रहा है। इंडिया के जो भी इंडियन नेशनल्स हैं उसको रसिया गवर्नमेंट ने श्योर किया कि उसको किसी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएगा, और 30% जो इंडियंस नेशनल हैं उनको ऑपरेशन गंगा के थ्रू एविक्यूशन किया जा चुका है, राइट। उनका एविक्यूशन किया जा सका है, और 30% लोग बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया और अलग अलग बॉर्डर पे वो हैं, अलग अलग बॉर्डर की तरफ वो जा रहे हैं, वहाँ से उनका एविक्यूशन किया जाएगा। और जो भी 40% लोग हैं उनकी भी व्यवस्था जो है बनाई जा रही है कि उनका भी एविक्यूशन किया जा सके, और इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखें तो ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि सब रसिया में जो है यूरोप की सबसे लार्जेस्ट रिवर वोल्गा है, और सबसे लार्जेस्ट लेक लाडोगा है, राइट। और सबसे जो डीपेस्ट लेक है वो बैकाल है, राइट। और ये सारी चीज़ें मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया। अब आप देखें जो यूएसएसआर था वो पहले इस तरीके से था 1991 के पहले, लेकिन बाद में आप देखें इस तरीके से हो गया। तो यूएस ऊपर हो गया, यूएसएसआर नीचे, जो रसिया था वो नीचे हो गया। अब ये पुतिन को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हर कोई ऊपर आना चाहता है, और हर कोई अपना नेशनल अपना जो है
इंटरेस्ट देखना चाहता है। अब आप सोचिए कि भारत का इसमें क्या स्टांस है। यूएस रिजोल्यूशन जो कि रसिया के विरुद्ध था, भारत ने अपने वोट को अब्सटेन कर लिया। मीन्स कि भारत ने न्यूट्रल स्टांस दिखाया कि न वो रसिया की तरफ है, न वो यूएस के विरुद्ध है। बिकॉज रसिया और इंडिया का बहुत डेप्थ रिलेशन है। आप यहाँ पे कुछ कंपेयर देख सकते हैं कि एक्टिव पर्सनल रसिया में जो है यूक्रेन के कंपेयर में 4 गुना ज़्यादा है। रिजर्व पर्सनल जो यूक्रेन कंपेयर में 2 गुना ज़्यादा है। आर्टिलरी यहाँ पे 2040, यहाँ पे 17 गुना ज़्यादा है। तो इस तरीके से देखिए कि क्या कभी यूक्रेन रसिया से जीत सकता है। रसिया वर्ल्ड लेवल पे आप देखें ना, वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे आप देखें तो वो लगभग में रसिया जो है मिलिट्री टॉप 10 मिलिट्री स्पेंडर्स में आप देखें तो रसिया जो है 61.7 बिलियन वो स्पेंड करता है अपने मिलिट्री में। यूनाइटेड स्टेट्स में टॉप पे है, इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। आप ये डेटा देखें, ये वाला डेटा देखें तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मिलिट्री सिस्टम में रसिया सेकेंड लेवल पे है। और रसिया के पास 2400 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन है। और इससे वो क्या कर सकता है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल तैयार कर रखा है पुतिन ने। ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसको उसको वो डिप्लॉय कर दें, लेकिन अब इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, कभी ये लोग ये भी नहीं सोचे थे कि रसिया यूक्रेन पे वार कर देगा बिल्कुल ट्रूप्स के साथ। सैटेलाइट के थ्रू ये भी दिख रहा है कि 40 किलोमीटर की कॉन्वॉय जो है रसियन की वो क्यू की तरफ बढ़ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लें कि किस तरीके से भारत और रसिया के बीच का रिलेशन है। भारत और रसिया के बीच में बिल्कुल डेप्थ में रिलेशन है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे है, राइट। तो इस तरीके से आप देखें तो पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर वार, एंटी टेररिज्म, ऑपरेशन, स्पेस, इस तो काफ़ी मतलब डेप्थ में रिलेशन है। एक मतलब आप समझिए कि रसिया भारत को एक छोटे भाई की तरह बड़ा किया है। और बहुत सारे देखिए इंडिया ने रसिया को यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, आयरन स्टील, कॉफ़ी, टोबैको, व्हीकल नीट। और वहीं रसिया जो है इंडिया को एक्सपोर्ट करता है जेम्स, प्रीसियस मेटल्स, आयरन, ऑयल, मेडिकल, बहुत सारा। अब आप समझिए कि 2025 तक 25 बिलियन तक हम लोग ट्रेडिंग करने का हम लोगों का टारगेट है। तो इस तरीके से भारत किस तरीके का मजबूत रिलेशन रसिया के साथ है, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ नया जानने को समझने को मिला है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें कि यूक्रेन को क्या करना चाहिए।